म्यूचुअल फंड्स लेते सब हैं पर एनालाइज कोई नहीं करता। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से आप कर सकते हैं म्यूचुअल फंड का एनालिसिस। और अगर आप चाहते हो कि आपके फेवरेट म्यूचुअल फंड के एनालिसिस में आने वाले वीडियोस में करूँ तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और हाँ, वैसे आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे, बिकॉज आपसे भी मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने मिलती है, सो धन्यवाद। तो चलिए दाल बाटी खा के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, अभी तक के फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज जो हम टिकट टेप के एसोसिएशन में चला रहे हैं, उनमें हमने सीखा है कि बैलेंस शीट कैसे एनालाइज किया जाए, प्लेजिंग को कैसे एनालाइज किया जाए, सेक्टर को कैसे एनालाइज किया जाए। और अगर अभी तक आप लोगों ने वो सीरीज़ नहीं देखी, डोंट वरी, मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा। तो जब हम ये सब एनालाइज कर रहे थे तो काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि अब स्टॉक तो थोड़ा समझ में आ रहा है, बट हम लोग म्यूचुअल फंड में एनालिसिस कैसे सीख सकते हैं? हम लोग उधर इन्वेस्ट करते हैं, हाउ डू वी डू दिस थिंग? सो आपकी विश हमारी कमांड, एंड हियर इज़ द वीडियो। तो सबसे पहले हम कुछ टर्म्स को समझते हैं जो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। उसके बाद चलेंगे हम टिकट टेप की स्क्रीन पे और इन्हीं कंसेप्ट्स को लेकर डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, एटलीस्ट एक म्यूचुअल फंड को लेके। तो पहले हम समझेंगे एक टर्म जिसे कहते हैं हम एक्सपेंस रेशियो। अब कोई भी म्यूचुअल फंड को चलाने के लिए ऑब्वियसली कुछ ऑपरेटिंग कॉस्ट लगते हैं, लाइक फ़ोन का बिल हो गया, ऑफिस का बिल हो गया, रेंट हो गया, वेजेस हो गया, सैलरी हो गई, मैनेजमेंट की फीस हो गया, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट हो गया, मार्केटिंग कॉस्ट हो गया, एटसेट्रा, एलोकेशन चार्जेस हो गया। तब ये सारे खर्चे फंड हाउस अपने जेब से तो नहीं निकालेगा। आई मीन सर्वाइव करने के लिए ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये कस्टमर से कुछ ना कुछ तो पैसे लेगा, और ये जो पैसे वो लेते हैं इसे हम कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। इसलिए हम जब भी कोई दो म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर करते हैं, हमेशा याद रखिए कि जिन म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो कम हो वो ज़्यादा बेटर है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। फिर आता है एक शब्द शार्पे रेशियो। इसके बारे में बहुत कम मैनेजर्स आप लोगों को बताएंगे, बट मुझे लगता है आपको जानना ज़रूरी है। ये आपको बताता है कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न क्या है। बेसिकली ये एक लीस्ट रिस्की या फिर रिस्क फ्री एसेट के साथ कंपेयर करता है रेशियो ऑफ योर म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, म्यूचुअल फंड कंपेयर्ड विद द फिक्स्ड डिपॉजिट। अब यहाँ पर काफ़ी लोग सोचते हैं कि शार्पे रेशियो जितना ज़्यादा उतना बेहतर। एक तरीके से शायद कह भी सकते हैं, बट आपको ये समझना है, इसका मतलब ये भी है कि रिस्क बहुत ज़्यादा है दोस्त, और आवश्यकता से ज़्यादा रिस्क लेना ज़रूरी नहीं है। वैसे इसके फॉर्मूले भी होते हैं, बट मुझे लगता नहीं है कि जब हमारे पास ऑलरेडी टूल्स हैं लाइक टिकट टेप, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो हमें शार्पे रेशियो अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। फिर एक शब्द आता है यील्ड टू मैच्योरिटी। इसे वैसे आप ज़्यादातर देखेंगे नहीं, बॉन्ड्स और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में ही देखेंगे। ये एक सिंपल सी एक चीज़ बताता है कि अगर कोई म्यूचुअल फंड जिस पे आप इन्वेस्ट करते हो उसको मैच्योरिटी तक होल्ड करते हो तो कितना परसेंटेज रिटर्न आपको मिलेगा। इसमें पर एक चीज़ याद रखिएगा, यूजुअली एनुअलाइज्ड रिटर्न के बेसिस पे दिया जाता है और अजम्पशन लिया जाता है कि ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन आपको जो भी रिटर्न उस डेट से मिलता है, मान लीजिए 3 महीने में कुछ पैसे मिले, 4 महीने पे, तो आप उसको कैपिटल में री इन्वेस्ट करते हैं। फिर एक शब्द होता है जिसको हम कहते हैं लॉक इन। बोले तो कुछ म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो अपने अमाउंट को एक मिनिमम कुछ टाइम के लिए लॉक कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सेपरेट अकाउंट में कुछ छोटे मोटे टैक्स सेवर्स कर रहा था 2019 में, बहुत ही छोटे अमाउंट से, और मैंने ये ट्विटर पे ऑलरेडी बताया भी हुआ था दैट आई एम इन्वेस्टिंग अ वेरी स्मॉल अमाउंट ओवर देयर, और वहाँ पर मुझे करीब करीब 70% प्लस का रिटर्न हुआ है। 2019 से शुरू किया था, बट ये मैं निकाल नहीं सकता बिकॉज 3 साल का लॉक इन है, जो मुझे भी पता था। तो क्या ये सही है? वेल, इट डिपेंड्स ऑन योर गोल्स। सिंस ये अमाउंट उस समय पे भी काफ़ी लो था इन टर्म्स ऑफ माई वर्थ, इट इज़ लेस देन 0.2 या 0.3% ऑल्सो, एंड पे ऑफ भी फॉर्चुनेटली अच्छा और प्लान्स डिसेंट थे, तो इसलिए मैंने इन्वेस्ट किया। नेक्स्ट होता है एग्जिट लोड। अब मान लीजिए आप एक म्यूचुअल फंड में पैसे डाल रहे हैं, 6 महीने बाद आपकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि भाई मुझे 4K टीवी ला के दो, अभिषेक भाई की वीडियोस इतनी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होती है, मैं 4K टीवी पे ही देखूं। तो अब एक चीज़ वो करता है, वो क्या करता है भैया, अपना म्यूचुअल फंड तोड़ देता है एंड 4K टीवी दिला देता है। लेकिन जब वो अपना अमाउंट चेक करता है, मेरे अकाउंट में अमाउंट कितना आया था, तो वो शॉक हो जाता है, भाई इतना तो अमाउंट मेरे को आना था, इतना कट कहाँ से गया, कटा क्या? तो दैट वाज एग्जैक्टली एग्जिट लोड। सो स्कीम्स जो म्यूचुअल फंड में होती हैं वहाँ पर कुछ रूल होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप 1 साल के पहले निकालोगे तो 2% कट जाएगा, 3% कट जाएगा, 3 साल पहले निकालोगे तो इतना कट जाएगा। तो आप सोचोगे क्या ये रॉबरी है? नहीं। वेल, हम कह सकते हैं कि जो फंड मैनेजर होता है वो अपनी स्ट्रैटेजी ये एज्यूम करके चलता है, इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी, कि सामने वाला बंदा हमारा साथ 1-2 साल रहेगा तो हमारा उस हिसाब से प्रॉफिट होगा। अब इसमें आप बीच में अगर छोड़ के चले जाओगे तो उसको बुरा तो लगेगा ना, जैसे मुझे भी बुरा लगेगा अगर आप इतनी अच्छी नॉलेज यहाँ से गेन करोगे
करोगे फ्री ऑफ कॉस्ट और उसके बाद लाइक करना भूल जाओगे, तो उसी तरह फंड मैनेजर को भी बुरा लगता है। प्लस एग्जिट लोड एक एश्योरिटी दे देता है कि यार सामने वाला इतने आसानी से पैसा नहीं निकालेगा, तो दैट वाज एग्जिट लोड। अब म्यूचुअल फंड्स में होती तो और भी बहुत सारी चीज़ें, लाइक टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स हो गया, साइज ऑफ म्यूचुअल फंड्स हो गया, बट अभी हम करते हैं कुछ म्यूचुअल फंड का लाइव टिकट टेप एनालिसिस। और अगर आपको चाहिए कि मैं और भी म्यूचुअल फंड की चीज़ें विद इन अ वीक और 2 लेके आ जाऊं, तो कमेंट्स में लिखेगा रबड़ी। सो देवी और सज्जनों, हम आ चुके हैं टिकट टेप की स्क्रीन पे, एंड चलिए फिर करते हैं हम कुछ म्यूचुअल फंड्स का एनालिसिस। तो आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे बोलते हैं कि ये जो अपना क्या बोलते हैं ब्लू चिप फंड्स हो गया, ब्लू चिप फंड्स हो गया, कभी उसके एनालिसिस कर दीजिए, बिकॉज हमको तो लगता है वो बहुत सेफ है। तो चलिए आपके फरमाइश पूरी कर देते हैं एंड विल चेक सम ब्लू चिप फंड। सो लेट्स से हम ब्लू चिप पे विल गो विथ, और एक एक करके हम देखेंगे कि ये बेसिकली होता क्या है इस पे। सो मैं यहाँ पे देखता हूँ एक्सिस का ब्लू चिप फंड। सो दोस्तों आपके सामने खुल गया एक्सिस का ब्लू चिप फंड। अब एक एक करके हम कुछ चीज़ें यहाँ पे समझेंगे। कुछ कंसेप्ट्स मैंने काफ़ी सारे कंसेप्ट्स आज के वीडियो में आपको समझा दिए, और कुछ कंसेप्ट्स हम रखेंगे बेस्ड ऑन रिस्पॉन्स। अगर रिस्पॉन्स आपका अच्छा रहा, लाइक्स आए, कमेंट्स आए, तो जल्दी से जल्दी नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा म्यूचुअल फंड का। तो चलिए अब एक एक करके चीज़ें समझते हैं। तो पहली चीज़ ये बता रहा है कि भैया 5 साल का CAGR इज एक्चुअली गुड। एनुअलाइज रिटर्न जो वो दे रहा है 18.77% का, विच इज़ एक्चुअली नॉट बैड, जो एक चीज़ दर्शाती है दैट वाइडली ब्लू चिप्स ने लास्ट 5 साल में एक डिसेंट परफॉर्मेंस दिया है। जब हम एक लॉन्ग टर्म का भी देखते हैं, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल एवरेज के बेसिस पे भी देखते हैं, तो 8 साल के बेसिस पे भी इसने एक डिसेंट रिटर्न दिया है। तो ये एक हमको बता रहा है कि भाई ब्लू चिप्स इन द लास्ट 5 to 8 years हैव एक्चुअली परफॉर्म्ड डिसेंटली इनटू आवर मार्केट, एक अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। अब हम नीचे जाके देखते हैं तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि भाई इसका कैटेगरी क्या है, तो ऑब्वियसली ब्लू चिप है तो लार्ज कैप में आ जाएगा। और यहाँ पर एक देता है AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट, ये बताता है कि 29,160 करोड़। क्या हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि AUM क्या है? काफ़ी लोग देखते नहीं है, तो मेरे हिसाब से यस इट इज़ वाइटल, इट इज़ इंपॉर्टेंट। क्यों, पहले आप समझिए। देखिए कोई भी आप जब फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना हार्ड एंड मनी पैसा डाल रहे हैं, तो आप क्या चाहोगे? क्या आप चाहोगे कि एकदम नए फंड में डालें जहां पर हार्डली वो 10-20-100 करोड़ मैनेज कर रहे हैं, या आप प्रेफर करोगे एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड जहां पर लोगों को फेथ है, वो कंटिन्यूड SIPs कर रहे हैं, बार बार उस पर आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग कोशिश करोगे कि इसी तरह की फंड्स में इन्वेस्ट करें जिसका फंड साइज अच्छा खासा हो। तो यहाँ पर एक चीज़ दिख रहा है कि भाई इसका AUM इज डिसेंट, 29,160 करोड़ इज गुड। तो इससे एक और चीज़ समझ में आती है कि हम फंड मैनेजर की एनालिसिस करेंगे, जो हार्डली बहुत कोई नहीं करता मेरे हिसाब से। तो इससे हमको ये चीज़ समझ में, और फ्री में तो वैसे भी दोस्तों आपको ये चीज़ें कोई करके नहीं देगा, मैं पहले ही बताता हूँ। तो आपको एक चीज़ बता दूँ कि फंड मैनेजर के एनालिसिस से ये एक चीज़ समझ में आती है कि ये जो भी इसका फंड मैनेजर है, ही इज़ एक्चुअली हैविंग अ पोटेंशियल, बिकॉज भाई 29,160 करोड़ का फंड मैनेज कर रहा है, वो कोई बच्चों की खेल नहीं है। अब रिस्क देखते हैं। रिस्क में एक चीज़ है वेरी हाई रिस्क, मतलब ऑब्वियस सी बात है इसका शार्पे रेशियो ठीक ठाक होगा। तो इसमें क्या देखा, प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट विल बी एट अ वेरी हाई रिस्क। तो अब हम थोड़े से रेशियोज देख लेते हैं। कुछ रेशियोज मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, बट इधर देखते हैं। तो एक्सपेंस रेशियो है 0.49%। अब सवाल उठता है 0.49% अगर मेरा एक्सपेंस कटेगा, दैट इज द ऑपरेटिंग, जैसे मैंने आपको बताया, द ऑपरेटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ रनिंग द फंड मेजर्ड एज द परसेंटेज ऑफ फंड एसेट्स। तो अब आप बोलोगे कि ये ज़्यादा है कि कम, हम यूजुअली कैसे परफॉर्म बता सकते हैं? तो इसको आप जैसे मान लीजिए आप किसी डेट फंड का एक्सपेंस रेशियो जाके कंपेयर अगर करोगे ग्रोथ फंड के साथ, या फिर ब्लू चिप फंड का आप कंपेयर करोगे किसी इंडेक्स फंड के साथ, इट वुड नॉट बी द बेस्ट और द वाइजेस्ट डिसीजन। आपको क्या करना है, आपको ढूंढना है कि जो एक्सपेंस रेशियो हमारा निकला हुआ है वो कैटेगरी के बेसिस पे कहाँ पे स्टैंड करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस कैटेगरी का जो एक डायरेक्ट म्यूचुअल फंड स्कीम में अगर आप कैटेगरी पे देखते हो तो वो 1.05% है, और ये 0.49% है। दैट मीन्स ये एक अच्छे तरीके से इधर प्लेस्ड है, इट इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव, एक अच्छा तरीके से ये प्लेस है। सो दैट्स नंबर 1। दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि इसके अंदर जो होल्डिंग्स है, देखिए वो होल्डिंग्स भी हम एनालाइज करेंगे। तो इसके अंदर जो स्टॉक्स
हैं, इसके अंदर जो होल्डिंग्स है, उनका जो वो एवरेज पी है वो कैटेगरी के पी पे कहाँ पे स्टैंड करता है। अब देखिए, जब ब्लू चिप फंड होगा तो 70% कॉन्स्टिट्यूएंट्स तो सबका सेम होगा, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस वहाँ पर भी रहेंगे। हमको यहाँ पे देखना है कि अब जैसे मान लेते हैं कोई ब्लू चिप फंड है, उसने अपनी रीशफलिंग सही टाइम पे करी नहीं है, या फिर उनका स्ट्रैटेजी अलग था, या तो फिर उनने एलोकेशन किसी एक चीज़ में ज़्यादा रखी है, उसके कारण पीज जो मार्केट का वैल्यूएशन रहेगा उनके होल्डिंग्स का वो भी चेंज होगा। यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है कि भाई जो ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड है, इसका वैल्यूएशन कंपेयर टू द कैटेगरी थोड़ा एक्सपेंसिव है, थोड़ा सा यहाँ पर एक्सपेंसिव है। शार्प रेशियो अगर मैं कैटेगरी देखूँ 2.5 है, 2.53 इज मोर और लेस सेम। अब यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें देख लेता हूँ। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फीचर विच आई फाइंड इन टिकरटेप, कि मेरे को म्यूचुअल फंड्स की ना बहुत ही एग्जैक्ट चेकलिस्ट दे देता है। सो फॉर एग्जांपल रिटर्न्स देखते हैं तो फंड हैज़ बिन जनरेट, तो ये तो हमने इधर ही देख लिया। ये देखो, ये जो हम इधर बात कर रहे थे 18.14 18.5 मतलब परसेंटेज रिटर्न। एक्सपेंस रेशियो लेस एक्सपेंस रेशियो है, जो वो कि एक पॉजिटिव है। रिटर्न्स वर्सेस एफडीज, ऑब्वियसली एफडीज से तो इसने बेटर रिटर्न दिया हुआ है। और रेड फ्लैग, हाँ अब रेड फ्लैग मतलब कोई सी गलती है क्या, टोटल होल्डिंग विद द रेड फ्लैग इज इनसिग्निफिकेंट। अब इसमें एक चीज समझिए, आप जब सारे म्यूचुअल फंड्स को एनालाइज करते हो, मतलब लेट्स से आप बैठ के 100 म्यूचुअल फंड्स आज के दिन एनालाइज करते हो, तो रेड फ्लैग हर म्यूचुअल फंड में कुछ ना कुछ होगा। अब ये रेड फ्लैग कैसे होगा? सो फॉर एग्जांपल किसी म्यूचुअल फंड ने कोई पर्टिकुलर स्टॉक होल्ड किया, लेट्स से एशियन पेंट्स भी होल्ड किया हुआ है, ठीक है। अब हमने हमारे फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज में, प्लेलिस्ट में नीचे डाल दूंगा, तो उसमें हमने एक चीज समझी थी कि प्लेजिंग किस तरह से एक नेगेटिव साइन होता है। अब जाहिर सी बात है एशियन पेंट्स ऑलमोस्ट सारे बढ़िया बढ़िया फंड्स के अंदर होगा, अब वहां पे थोड़ा सा प्लेजिंग है। अब हमने उस वीडियो में समझा था कि दैट सॉर्ट ऑफ प्लेजिंग इज एक्चुअली नॉट बैड, आपको केस टू केस देखना पड़ेगा, लेकिन वो एक तरीके से रेड फ्लैग है। तो इसलिए छोटा छोटा किसी का होल्डिंग होगा, किसी का ये होगा, तो आपको प्रोपेंसिटी देखनी है कि वो कितना डार्क में है वो रेड फ्लैग, वो आपको देखना है। तो वो हम थोड़ा सा एनालाइज कर लेंगे। तो हमने की मैट्रिक्स भी देख लिया, अब हम इसके देख लेते हैं इसके पियर्स के साथ ये कैसे वो है। तो हम जाके ना इसके पियर्स के साथ इसका कंपैरिजन देखते हैं परसेंटेज वाइज। तो पियर्स में देखते हैं ना, तो भाई एसबीआई ब्लू चिप ने कंपैरेटिवली लास्ट एक साल में इससे ज़्यादा रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है। आईसीआईसीआई ब्लू चिप ने ठीक दिया, मायरा ने 50 दिया हुआ है, लेकिन एसबीआई ने ज़्यादा दिया हुआ है। लेकिन अब आप स्क्रीन पे 2 सेकंड के लिए पॉज करके आप देखते रहो, मतलब पॉज मत करो, देखते रहो, आप समझ जाओगे कि स्टिल मेरा प्रेफरेंस इंक्लाइन टूवर्ड्स एक्सिस ब्लू चिप फंड क्यों था। इनफैक्ट पेरेंट्स को मैंने ये दिलाया हुआ था। सो क्यों होगा, जस्ट इमेजिन द रीजन इज, जब हम एनालाइज कर रहे हैं, जब हम सारी चीज़ें एनालाइज करते हैं किसी भी इस चीज़ पे, तो आपको सिर्फ ये नहीं देखना साल भर में किसने रिटर्न दिया है। फॉर एग्जाम्पल, अब सिंपल सी बात है, लास्ट 2 साल में 4,000 मतलब 5,000 स्टॉक में से 4,000 स्टॉक्स हैव गॉन अप, ठीक है। आपने कोई सी भी चीज़ पकड़ी होती है वो ऊपर जाता। डज दिस मीन यू आर अ गुड ट्रेडर? डज दिस मीन यू आर अ गुड इन्वेस्टर? डज दिस मीन कि आप आने वाले 25 साल तक परफॉर्म करोगे? ऑफ कोर्स नो। सिंपल सी बात है, मोनीश भाई से मिस आउट हो गए, वॉरेन बफेट से मिस आउट हो गए, चार्ली मंगर से मिस आउट हो गए। डज दिस मीन दे आर बैड इन्वेस्टर्स? ऑफ कोर्स नो। इट सिंपली मीन्स कि हम एक साल के बैरोमीटर के बेसिस पे हम जज नहीं कर सकते आगे कैसे परफॉर्म। एंड गाइस सो सॉरी अगर ये वीडियो अगेन थोड़ा लंबा हो जाए, सिखाने बैठता हूँ तो मैं हो जाता है, सो सॉरी फॉर दैट। तो एनीवेज कमिंग बैक टू दिस थिंग, तो आप देखोगे कि हमको मेरे को लाइफ टाइम सीएजीआर देखना है कि सो फार। अब इसमें लाइफ टाइम सीएजीआर में कभी कभार ऐसा भी होगा कि हो सकता है कोई जो फंड है वो थोड़ा लेट लॉन्च हुआ हो या जो हो, तो वो 1-to-1 केस टू केस बेसिस आप देख सकते हो। तो सीएजीआर बेसिस पे तो मेरे को ये ठीक लग रहा है, रिटर्न वाइज भी मोस्ट लाइकली स्कीम। अब यहाँ पर एक चीज़ देख लो आप भाई, AUM ऑलमोस्ट एसबीआई के बाद इसी का सबसे ज़्यादा है। बट आप बोलोगे सर एग्जिट लोड आपने बताया था ये तो इतना ज़्यादा है, अब हम क्या करें? अब ध्यान से देखो, अब मैं पहले ना इधर जाने से पहले इसके एग्जिट लोड का आपको वो बता देता हूँ। इसमें आपको सारी चीज़ें फ्रंट फेस पे ही पता चल जाती हैं। तो ये देखो एग्जिट लोड है, अब इसको हम पढ़ते हैं। एग्जिट लोड क्या बोल रहा है कि 3% ऑन और बिफोर 6 मंथ्स। इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपने 6 महीने के पहले इसको रिडीम कर लिया, जैसे कि वो अभी हमारे उस केस में हुआ था 4K टीवी में लड़के को जिसको हमको टीवी पे देखना था, तो उसके केस में क्या हो गया कि उसके बॉयफ्रेंड ने ऑलमोस्ट 6th या 7th मंथ में किया था, तो 3% चले जाएगा। 6 मंथ से 12 मंथ्स कर रहे हैं, अगर वो 7th मंथ में करता है तो उसका 2% जाएगा। और 12 मंथ से 24 मंथ्स के बीच में, मतलब 1 से 2 साल के बीच में, विद इन 1 to 2 ईयर, इफ दैट पर्सन इज ट्राइंग टू रिडीम दिस म्यूचुअल फंड, तो करीब करीब 1% जाएगा। तो एक चीज आप माइंडसेट बना के चलो, ये ध्यान से सुनो, एक चीज हमेशा माइंडसेट बना के चलो। कुछ लोग अपने आप को ना बड़ा देर चला, वी आर एन एक्सपर्ट, हम तो चर्न कर लेंगे, हम तो 6-6 महीने में स्विच।
अरे भैया आप स्विच करते हो, मान लो आप 8% बनाते हो, ठीक है, एग्जिट लोड दे दोगे, एक्सपेंस रेशियो दे दोगे, तो नेट रिटर्न तो आपका ऐसे भी कम होगा। सो बिफोर इवन यू थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग इनटू म्यूचुअल फंड, आपका माइंडसेट रेडी होना चाहिए कि भाई आई एम रेडी टू बियर दिस एक्सपेंस, क्योंकि मुझे नेट रिटर्न मिलेगा एंड मैं इतने टाइम के लिए लॉक रहूंगा। तो बिफोर इवन इन्वेस्टिंग इनटू दिस फंड, माइंड सेट था कि भैया 3 साल से पहले तो हम वैसे भी नहीं निकलेंगे इस चीज से, 2 साल का है बट हम 3 साल से पहले नहीं निकलेंगे। तो आप उस हिसाब से प्लान करो। तो अभी के लिए आप अगर प्लान कर रहे हो कि मुझे किसी XYZ म्यूचुअल फंड में डालना है, तो फर्स्ट स्ट्रैटेजिकली प्लान कि आपको क्या लगता है कौन सा सेक्टर या कौन सी चीज है जो आने वाले 3 साल तक आपको छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओनली एंड ओनली देन यू हैव टू प्लान आउट। आर यू गेटिंग इट? तो ये चीज हो गई। तो अब जब मैं जाता हूँ पीएस पे एंड हम स्कीम्स के बाद बात कर रहे थे, तो अब मुझे ये चीज़ इतना मैटर नहीं करेगा, बिकॉज इन एनी केस मैं इसको अच्छे टाइम से रखा हूँ। तो आपको समझना, अगर आपको जल्दी में वो पैसा निकालना है तब आपको एक्सेस ब्लू चिप फंड में नहीं डालना। क्यों? बिकॉज एग्जिट लोड ज़्यादा लग जाएगा अगर आप किसी कारण से निकालना पड़ो। Expense ratio. Now you are getting the second most important reason why this had been one of my preferred bets, because expense ratio is 0.49%। मतलब एक सेफ्टी है कि भाई ज़्यादा खर्चा नहीं लगेगा, समझ रहे हैं? क्योंकि बाकी आप देखो, अगर आप देखोगे तो SBI ब्लू चिप रिटर्न अच्छा दे रहा है, बट 0.97 मतलब ऑलमोस्ट 1% ले जा रहा है। ICICI वाले तो बहुत, मतलब इस केस में तो ज़्यादा ले रहे हैं। मेरा तो एक्सपेंस रेशियो आपको कम देखना चाहिए और AUM बेसिस पे भी था। और रेशियो जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो शार्पे रेशियो ऑलमोस्ट मोटा मोटी सेम ही है, मतलब ज़्यादा कुछ स्टैंडर्ड डिविएशन इसमें नहीं है। तो अब हमने एक और चीज़ देख ली कि ये है। अब एक और चीज़ देख लेते, चलो हम ना, हमारे मतलब मज़ा आता है इसलिए इसमें एक ना आप स्टॉक बेसिस पे भी कंपेयर करके देख सकते हो कि भाई अगर आपने इस स्टॉक में डाला होता वर्सेस इस म्यूचुअल फंड में, सो सॉरी बट ये वाला स्टॉक को हम कंपेयर तो करके देखेंगे। सो ITC डाल देते और थोड़ा और मज़ेदार बनाते हैं। चलो कुछ अच्छा वाला भी डाल देते हैं। सो लेट्स से मैंने HDFC बैंक पे डाला था, HDFC बैंक, ठीक है, अच्छा बैंक है, ओके। एंड सो कलर फॉर्म हो गया। अच्छा, इसको ना हम थोड़ा सा कस्टम कर देते हैं कि भाई मैंने इसको मान लो 2019 से, अच्छा हम ये सब मार्च की बात करें ना, 2020 के मार्च 31 से डाला हुआ है। हम ऐसा करते हैं कि भाई फाइनेंशियल ईयर चालू हुआ और अभी तक का हम 3 तारीख तक का देखते हैं। सो इस केस में आपको दिख रहा है, इन एनी केस अगर आपने इस ब्लू चिप फंड में डाला होता तो ITC ने ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया है, बट ओह दिस इज़ इंटरेस्टिंग, ये तो मेरे को पता नहीं था। एनीवेज, पर यहाँ पर आप देखोगे कि जो HDFC फंड और एक्सेस वाला फंड है, इन लोगों ने सही दिया है। एक्सेस फंड में अगर आपने डाला होता इस ब्लू चिप फंड में, इट हैज़ बीटन HDFC बैंक। ये एक और मिथ क्लियर कर रहा। क्या होता है कि हम जब पार्शियल ज्ञान लेते हैं, स्यूडो ज्ञान लेते हैं, तो हमको लगता है कि बस स्टॉक में डाल दो तो पैसा बनेगा, स्टॉक में डाल दो तो पैसा बनेगा। भाई सही स्टॉक डाला तो ऑब्वियसली पैसा बनेगा, बट ऐसा नहीं है कि आप दूसरे ऑल्टरनेटिव्स नहीं निकाल सकते हो। अब आप बोलोगे सर HDFC में डालते तो उधर एक्सपेंस रेशियो तो नहीं लगता, तो ब्रोकरेज तो लगता ना भाई। और आज के टाइम पे ऑलमोस्ट सारे लोग ब्रोकरेज ले ही रहे हैं, DP कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, ये सारी चीज़ें तो लगती ना। चलो, और दूसरी चीज़ है उसको आपको ट्रैक करते रहना पड़ता। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं कि चलो मान लो, देखते हैं, मैंने भी नहीं देखा ये वाला, कि 5 साल पहले अगर हमने ये डाला होता, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं जस्ट, कि 4-5 साल पहले मान लो 2017 में डाला होता, 2017 से लेके अभी तक, तो क्या सीन होता वो। सो एक चीज मुझे एक और इंटरेस्टिंग यहाँ पर दिख रही है, कि 5 साल के बेसिस पे तो भाई ITC नेगेटिव दे रहा है, HDFC बैंक ऑलमोस्ट 120% और एक्सेस 133%। अब एक और चीज़ ना, यहाँ से मैंने एक चीज़ निकाली कि HDFC बैंक का सबसे बढ़िया आउट परफॉर्मेंस चल रहा था टिल जनवरी 2020। उसके बाद से इसने कोशिश करी है बीच बीच के स्पर्ट्स देने की, लेकिन उतना अच्छा एज कम्पेयर टू अ ब्लू चिप फंड नहीं किया। तो आप देख रहे हो एनालिसिस के भी कितने सारे पहलू होते हैं। तो ये हमने एक और चीज़ देख ली। अब हम जाते हैं ना पोर्टफोलियो पे, देखते हैं। सो पोर्टफोलियो में मुझे एक दिखता है कि भैया फुल इसका 100% इस चीज़ पे है। सो 20% कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, ओके। 80% उधर हो गया, 10% इधर हो गया। तो यहाँ पर इसने इक्विटी पे करीब करीब 93.47% इक्विटी है। तो जब मैं एक्सिस ब्लू चिप फंड में डाल रहा हूँ तो मुझे पता है कि भैया मेरा इक्विटी का एक्सपोजर है। कुछ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट रखते हैं कि भाई फंड मैनेजर को कहीं राइट अपॉर्चुनिटी आ गई, कुछ मौका मिल गया, कोई मान लीजिए सडनली कोई अटैक हुआ, वॉर हुआ, तो उस टाइम पे डिप्स मिल गया, तो उधर वो चीज़ कर सकते हैं
एक चीज़ और आप देख लो कि आजकल जो एक्सचेंजेस को थोड़ा सा अलाउ कर दिया गया है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का, तो 1.94 का कमोडिटीज़ वाले हैं। एंड देन डिपॉजिट्स उनने कुछ एक करके रखे हुए हैं, एंड राइट्स करके रखे हुए हैं। सेक्टर देखते हैं कि ये भी आपको देखना ज़रूरी है कि ये सेक्टरल वाइज किस चीज़ में ऐड या लेस कर रहे हैं। इससे ना आपको एक और आइडिया भी मिल जाएगा कि फंड मैनेजर्स लोग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम किन पर्टिकुलर सेक्टर्स पे ध्यान दे रहे हैं। सेक्टरल एनालिसिस का भी वीडियो अपन ने फंडामेंटल एनालिसिस वाले पे किया हुआ है, बहुत बढ़िया 30 मिनट का वीडियो, जाके आप बिल्कुल बिंदास उसको देखिए। तो अब यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है भाई, यहाँ पर पहली चीज़ ये दिख रही है कि इन लोगों का सबसे बड़ा एक्सपोजर फाइनेंशियल्स पे है, बिकॉज प्राइवेट बैंक्स में सबसे ज़्यादा, और उसके बाद स्पेशलाइज्ड फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। तो एक तरीके से मेरे को दिखता है कि ये थोड़ा सा फाइनेंस बेस्ड है। अब मैं इधर लॉजिकली सोचूं कि यार फाइनेंस इज द ब्लड स्ट्रीम ऑफ एनी इकोनॉमी, आने वाले टाइम पे फाइनेंस तो लगेगा, तो दैट इज कंप्लीटली फाइन। फार्मास्यूटिकल्स में 6.3% एक तरीके से अच्छा है, बिकॉज डिफेंसिव स्पेस है, और डिफेंसिव स्पेस ना बहुत बार साइडवेज हो जाता है। मतलब आप ही देख लो, फार्मा 4-5 साल तक नहीं चला था, कोविड के टाइम पे चल गया, फिर वापस टाइम पास कर रहा है। तो मतलब ठीक है, सिलेक्टेड बेसिस पे कर सकते हैं। और मुझे इसमें ना ज़्यादा चर्निंग भी नहीं दिख रहा है। ये लोग प्राइवेट बैंक्स में ठीक ठाक लेके चल रहे हैं। आईटी सर्विसेज को इनको थोड़ा रखना चाहिए। हाँ, आईटी सर्विसेज पे ठीक ठाक इनने मेंटेन करके रखा हुआ है। इनफैक्ट आप देखोगे ये 18% का रेशियो बना के चल रहे। जून में थोड़ा सा कम किया था। दिस इज प्रोबेबली थोड़ा सा वो कंसर्न हो गया था ना कोरोना को लेके, और उस टाइम पे फार्मा में बढ़ाया होगा। देखो अब जून सितंबर इस टाइम पे बढ़ाया था, उसके बाद इनने थोड़ा सा प्रॉफिट वो करके इस चीज़ को स्टैंडर्ड। सो एक और चीज़ यहाँ पर मुझे ये दिख रही है कि दिस फंड मैनेजर इज ऑल्सो डिसेंटली एक्टिव, और ये सारी चीज़ें वो टाइम टू टाइम कर रहे हैं। होल्डिंग्स पे भी अगर मैं देख लेता हूँ तो होल्डिंग में इनने सबसे ज़्यादा वेट इन्फोसिस, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि इन्फोसिस अगर आप देखोगे टेक जाइंट है, और टेक्नोलॉजी का अडाप्टेशन भी इसका बहुत बढ़िया, गुडविल पे भी अच्छा करते हैं, जो हमने फंडामेंटल सीरीज पे बताया था। तो ये हर तरीके से सही है। टीसीएस पे भी इन्हें एक्सपोजर अच्छा रखा है। सो बेसिकली क्वालिटी कंपनीज हैं, एवेन्यू सुपरमार्ट्स हो गया, रिलायंस हो गया, ऑब्वियसली ब्लू चिप फंड है तो इनके पास सारे ये चीज़ें हैं। अच्छा, ये चेंजेस ना विद रिस्पेक्ट टू आपको जैसे दिख रहा होगा, टाइम बेस्ड वो चेंज उस पर बता रहे हैं, एंड उसका 3 मंथ्स का चेंज उस हिसाब से बता रहे हैं वो लोग, है ना। रेड फ्लैग्स, आहा, ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ बता दी भाई इनने, रेड फ्लैग्स 0 है। ओके, इसका मतलब इस फंड हाउस में जो भी स्टॉक्स हैं उन पे कोई रेड फ्लैग भी नहीं है। सो नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग माय डियर फ्रेंड। हम लोग एनालिसिस सोचते हैं ये म्यूचुअल फंड ले लो, मतलब अगर मैं आज अभी ये वीडियो बनाता टॉप 10 म्यूचुअल फंड जो आपको बना के देंगे 400% का रिटर्न, तो धनाधन लाइक्स आते, शेयर्स आते, कमेंट्स आ जाते। बट ऑब्वियसली मुझे भी पता है कि ये बहुत लॉजिकल वीडियोस होते हैं जिसका बहुत सिलेक्टेड नीश इन चीज़ों को व्यू करता है। बट बिलीव में, अगर आप अभी तक इस चीज़ पे जुड़े हो तो एक तो कमेंट्स में सीन लिखिएगा, ये बताएगा कि आप लोग कितने पैशनेट हो नॉलेज गेन करने के लिए, एंड मुझे भी अच्छा लगेगा कि यार लोग सीखने को ज़्यादा इच्छुक हैं। सो आशा करता हूँ आप सबको काफ़ी सारी चीज़ें इधर समझ में आए होंगी, और अगर आप भी इस तरह का एनालिसिस करना चाहते हो तो मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में जाके टिकट टेप डाउनलोड कर सकते हो। एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।